Hello, sir. Myself Shivam Ganesha. I am your host today. Hi Shubham. Shivam, how are you? Sir, I am fine. And how you are? I'm good. I'm good. Sir, I think you are from Rajasthan. I am from Rajasthan. Yes, I'm from Jaipur. Oh, you are from Jaipur. Yeah, Okay, yeah. I am So, also from Jaipur, Rajasthan. actually, you're from So Jaipur. it is my pleasure. Yes, sir. Great, great. Good to know. Yeah. Yes, sir. It is my pleasure to take your interview right now. So, sir, we just want to know more about you from yourself, as we are happy to see. We all are happy to see you here in this live session with us, and most of us were exciting in your session, especially because you are a student from Delhi University, and we most of us also are from Delhi University. तो सर हम आपके बारे में काफी जानना चाहेंगे एंड जितना हमने पढ़ा आपने काफी स्ट्रगल किया मैंने आपके बारे में पढ़ा था थोड़ा रिसर्च किया तो वी जस्ट वांट टू नो मोर अबाउट यू फ्रॉम योरसेल्फ बिकॉज आप ज्यादा बताओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा हमारे व्यूअर्स को. So, I was born in Jaipur. जयपुर में पैदा हुआ. 7th स्टैंडर्ड तक जयपुर में पढ़ाई की. पढ़ाई में हमेशा से थोड़ी लगन थी, थोड़ा सा शौक था पढ़ने का. तो बचपन में बहुत बार ऐसा होता था कि जब मैं बहुत छोटा था, यानी कि 2 साल के आसपास का था, तब भी जब मेरे भाई और बहन स्कूल जाया करते थे तो मैं मम्मा के पास रिक्वेस्ट करता था कि मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे भी स्कूल जाना है. तो उस पढ़ाई का हमेशा से थोड़ा शौक था. तो उसी वजह से हो सकता है कि माँ बाप को भी लगा मेरे कि थोड़ा सा इंक्लिनेशन है उस तरफ की, यू कैन डू समथिंग इन स्टडीज, एंड दैट इज वेयर सिविल सर्विसेज केम इन. 7th तक पढ़ा. फिर घर पे थोड़े फाइनेंशियल ट्रबल्स थे तो वी हैड टू मूव आउट ऑफ जयपुर. तो पूरी फैमिली मूव आउट की जयपुर में, जयपुर से, और हम लोग फिर शिफ्ट हो गए. दिस इज अ वेरी स्मॉल, आई वोंट इवन कॉल इट अ टाउन, इट्स प्रॉब्ली अ विलेज इन महाराष्ट्र, ऑन द बॉर्डर गुजरात महाराष्ट्र. इट इज कॉल्ड दहानू रोड. तो वहाँ पे हम शिफ्ट हो गए. वहाँ पे business था. तो पापा और मैं दोनों मिलकर बिजनेस को संभालते थे. आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड एट दैट टाइम पॉइंट ऑफ टाइम. तो 8 से 12 तक मेरी पढ़ाई हुई वापी में. मतलब दहानू रोड इज अ प्लेस, वहाँ वहाँ पे मराठी मीडियम की एक स्कूल थी, छोटा सा गांव था. तो ट्रैवल करते थे मैं और मेरी बहन, और वापी में पढ़ाई होती थी. एंड देन आई यूज्ड टू कम बैक एंड गो टू द शॉप एंड ऑल दैट. फिर कॉलेज के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी. फिर आई जस्ट हाँ. वांट टू नो मैंने आपके बारे में पढ़ा था मैंने ये पढ़ा था कि आपका स्कूल पहले आप मराठी मीडियम में थे and आपको थोड़ा कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आती थी तो आपके फादर ने फिर आपको दूसरे स्कूल में आपको और आपकी बहन को भेजा जहाँ जो अराउंड 80 किलोमीटर दूर था तो आप लोग अराउंड 5:30-6 बजे निकल जाया करते थे वहां से. हाँ, तो सर बिल्कुल. दैट इज समथिंग कि हाँ काफी दिख रहा है कि आपका था स्टार्टिंग से. नहीं, वही इसलिए क्योंकि दहानू रोड में था ना मैं, तो इट्स अ वेरी स्मॉल विलेज. तो वहाँ सिर्फ मराठी मीडियम का एक ही स्कूल था, और हम दोनों को, हम वी मूव टू जस्ट फ्रॉम जयपुर, तो हमें मराठी तो बिल्कुल नहीं आती थी. तो देयर वाज नो अदर ऑल्टरनेटिव प्रीटी मच. बट इस मामले में मेरी बहन बहुत ज्यादा मेहनत करती थी, मैं तो फिर भी ठीक था. बिकॉज दीदी यूज टू गेट अप एट 4:30 इन द मॉर्निंग, शी यूज टू गेट रेडी, देन यूज टू वेक मी अप, फिर हम जाते थे स्कूल, वापस आते थे. तो इसमें बहुत ट्रैवल टाइम वाज अराउंड 1 hour एंड ऑल्सो, बट दीदी ने काफी मेहनत की इसमें. But then finally, fortunately, then I moved to Delhi, and I think that was the game-changing moment of my life, because उसके बाद मेरी personality में बहुत change हुआ. तो दिल्ली में मैं गया, तो उसमें बहुत अच्छी स्टोरी है. सो दिल्ली में, एज यू, जो मुझे, आई एम श्योर मुझे जो आप देख रहे हैं वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत ज्यादा बच्चे होंगे. हाँ तो सर मोस्ट. हाँ, तो दिल्ली में मैं जब गया तो कट ऑफ सिस्टम होता है. तो सेकंड कट ऑफ मेरी परसेंटेज थी 94.6 उस टाइम पे. तो जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया तो पहले मेरा हमेशा से इंक्लिनेशन था इकोनॉमिक्स ऑनर्स की तरफ, राइट. सो मैं गया तो सेकंड यूनिवर्सिटी में मुझे मिला ARSD में इकोनॉमिक्स ऑनर्स. So now, and I was getting BCom honors in DCSE, which was my ultimate college, Delhi College of Arts and Commerce. तो now let's give preference to the course. So मैंने एडमिशन ले लिया ARSD में. फिर फोर्थ कट ऑफ में आई केम बैक टू वापी, एंड फोर्थ कट ऑफ में आई गॉट थ्रू DCSE का इकोनॉमिक्स ऑनर्स. But some miscommunication happened between the administration and my brother who was there in Delhi. And when I actually went in the hope कि economics honors में admission मेरे को मिल गया है DCSE में, after going there I realized कि my admission is cancelled and I have to study in BCom honors only. तो ओके. that was a big shock to me. So when I actually went there, I talked to the authorities, I talked to administration, I talked to the HOD of economics department, BCom honors, everything. तो वहाँ जाके फिर ये हुआ कि now and this is a reality that I actually stood outside the staff room for about 2 weeks, hoping that there was a particular teacher who I was told will help me out or can help me out. तो I used to just stand outside the staff room for about 2 weeks, hoping कि मुझे एक दिन उन मैम से मिलने का मौका मिले. Then finally, fortunately, that day came. She asked me कि तुम क्या करोगे इकोनॉमिक्स लेके. मैंने कहा मैम मैं पता नहीं क्या करूंगा, बट मुझे ये पता है कि अगर आप मुझे एडमिशन दे दोगे तो यू विल नॉट रिग्रेट इट. एंड दैट इज व्हेन शी टोल्ड मी कि अच्छा ठीक है, यू प्रॉमिस मी दैट यू विल टॉप एटलीस्ट 1 year इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स. मैंने कहा कि मैम ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट, जस्ट गिव मी एडमिशन. सो फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स आई वाज इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स.
सो सर आप खुद डीयू से हो, आपने खुद ने फेस किया होगा कि एडमिन से बहुत पंगे होते हैं, हम तो खुद फेस कर रहे हैं ये सारी चीजें। दिस इज समथिंग कि हाँ बहुत कोशिश करते हैं, टीचर नहीं सुनते हैं बहुत बार, काफी होता है कि हाँ गिड़गिड़ाना पड़ता है तब जाके वो मानते हैं। तो सर जैसे मेरे को पता है एंड आपने बताया कि आप डीसीएससी से हैं, सो सर आप क्या बता मतलब जैसे काफी अपना जो टाइम टेबल होता है, क्योंकि आपके टाइम पे आई थिंक हुआ होगा कि टाइम टेबल में बहुत सारे गैप्स आते हैं, एंड उन गैप्स में आप क्या सजेस्ट करोगे, क्योंकि वो काफी हद तक मोस्टली बच्चे उसमें टाइम वेस्ट करते हैं, वो एक तरीके से वेस्ट ऑफ टाइम होता है, तो आप कैसे उसको मतलब सजेस्ट करोगे कि उसको यूजफुल बना सके हम लोग? यार टू बी ऑनेस्ट, मतलब इट डिपेंड्स ऑन विच ईयर ऑफ कॉलेज यू आर इन, है ना। मतलब मैं अपने फ्रैंक, मैं जो भी बोलूंगा आज वो बिल्कुल फ्रैंकली बोलूंगा एंड गिवन ऑन माय एक्सपीरियंस। So for I think for people like me who came from small towns, the first year is formative year for your personality. क्योंकि ओके। मैंने इंटेलेक्चुअल पे ऑनेस्टली कोई फोकस नहीं किया। जो भी ब्रेक्स, जो गैप्स आते थे टाइम टेबल में कि एक क्लास सुबह हो गई, फिर गैप है, फिर क्लास है, तो उन दो हाँ। घंटे में ट्राई टू टॉक टू माई फ्रेंड्स एंड माई बैचमेट्स एंड माई क्लासमेट्स, कि मैं ओके। सिर्फ बात, ट्राई टू ग्रास्प एज मच एज पॉसिबल एंड ट्राई टू डिफाइन माई सेल्फ कि मैं क्या सीख सकता हूँ, क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। इट वॉज मेजरली इन अ वे, यू कैन कॉल इट इन अ वे, फॉर्मिंग फ्रेंडशिप्स। तो उसमें मेरा फोकस था कि आई वांट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ एंड आई वांट टू एक्सप्लोर द अदर पर्सन। दैट वाज माय एजेंडा इन द फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में इट बिकेम कॉम्प्लिकेटेड अ लिटिल बिट, बिकॉज अब थोड़ा सोचना पड़ रहा है कि अब जीवन में क्या करेंगे। सो देन दैट्स व्हेन इट केम कि अच्छा कॉलेज में बहुत कुछ हो रहा है, फेस्ट हो रहा है, एमयूएन्स हो रहे हैं। आई वाज अ पार्ट ऑफ वन एमयूएन देयर। फेस्ट में हम एग्जीक्यूटिव टीम में थे। फिर there was a UGC sponsored project. I was part of that along with other classmates of mine. So we used to do all those college related activities. And I think third year is the year when you should actually start focusing on your post college career. You can focus early also, but from third year onwards you should dedicatedly focus on your post college career. तो उसमें हमारे साथ क्या होता था कि मेरे को पता था कि I want to focus on civil services. So from third year, towards the fag end of third year, I joined coaching. And before that, I in the breaks which we are talking about, I used to read Hindu all the time. And that's when जब मेरा फेयरवेल हुआ था तो मुझे एक टाइटल मिला था द हिंदू, और दूसरा भी मिला था, बट वाह। जो पहला जो सैशे सर वो मिलता है थोड़ा, ना टाइटल हाँ फेयरवेल सर। पे, उसमें मुझे एक टाइटल मिला था द हिंदू, बिकॉज मेरे हाथ में हमेशा द हिंदू होता था। ओके। तो सर मतलब आप इनडायरेक्टली ये भी कह रहे हो कि न्यूज़पेपर में सबसे बेस्ट द हिंदू होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जितने भी हमारे स्पीकर्स हैं उन्होंने भी यही सजेस्ट किया कि अगर न्यूज़पेपर में हमको यूज करना मतलब फॉर करंट अफेयर तो द हिंदू परफेक्ट होता है, उसमें भी आर्टिकल वाला सेक्शन काफी ज्यादा मैंने सुना है कि यूजफुल होता है। यार अब हिंदू बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, बट अगेन आई थिंक फ्रॉम अगेन माय एक्सपीरियंस मेंस तक ही हिंदू पढ़ना है। मेंस के बाद इंटरव्यू के दौरान इंडियन एक्सप्रेस इज अ बेटर पेपर, बिकॉज इट्स अ लिटिल बिट मोर बैलेंस्ड एज कम्पेयर टू हिंदू। हिंदू, ओके हिंदू सर। थोड़ा इसके इंटरव्यू में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, तो इंडियन एक्सप्रेस इज बेटर। ओके सर, तो अब मैं सोचता हूँ कि क्वेश्चनिंग सेशन स्टार्ट कर देना चाहिए अपन को। तो सर पहला क्वेश्चन है जो काफी बच्चों ने पूछा कि वो कॉलेज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या इज इट पॉसिबल कि 2 साल या 3 साल कॉलेज में ही स्टार्टिंग से एफर्ट्स देने के बाद स्टूडेंट क्या कहते हैं यूपीएससी क्लियर कर पाएंगे? अकॉर्डिंग टू यू, इज इट पॉसिबल टू डू यूपीएससी विद इन 2 year rigorous preparation? अकॉर्डिंग टू यू, मींस जस्ट वांट टू नो। पढ़ाई शुरू करेंगे तो इमीडिएटली आफ्टर कॉलेज लिख पाएंगे तो क्लियर होगा कि नहीं, ये पूछ रहे हैं आप? हाँ। तो उसमें इट्स एब्सोल्युटली पॉसिबल, बट द पॉइंट इज इट्स अ ट्रेड ऑफ ना। मतलब मेरे हिसाब से जस्ट क्लियरिंग द एग्जाम डजंट सॉल्व योर पर्पस ना। बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, बट जब हम्म। एक्चुअली ग्राउंड पे नौबत आती है तो फिर आपकी पर्सनैलिटी बहुत काउंट करती है। एंड अटक करती है। पर्सनैलिटी से क्या बहुत फ्लैम्बॉयंट हो, बट यू नीड टू सी द वर्ल्ड अराउंड टू वर्क इन द वर्ल्ड, राइट? सो द ये पॉइंट इज, बात से पहले साल से ही आप अपनी किताबों में लग जाओगे तो यू हैव नॉट सीन द वर्ल्ड अराउंड यू। सो इट इज डेफिनेटली पॉसिबल टू क्लियर द एग्जाम। और मेरे बहुत दोस्त हैं, मेरे बैचमेट्स हैं इनफैक्ट, हु हैव क्लियर्ड इमीडिएटली आफ्टर कॉलेज। बट ऐसे प्रपोर्शन, खैर एक तो प्रपोर्शन बहुत कम होता है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल टेक अ ईयर्स ब्रेक एंड देन राइट द एग्जाम, बिकॉज इतना आसान भी नहीं है। बट इट इज नॉट ऑल्सो फ्रॉम माई साइड, टू बी ऑनेस्ट। एंड सर आपको क्या लगता है कि जो सोसाइटीज होती हैं डीयू के डिफरेंट कॉलेजेस में, वो यूजफुल होती है मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, मीन्स आपके साथ? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बट यू शुड पिक एंड चूज। ओ, सब कुछ नहीं कर वो, हाँ दैट मतलब। इज नेवर अ राइट चॉइस इन एनी सिचुएशन इन लाइफ, बट चूज करना है। जैसे मैं अपने टाइम पे देयर वाज अ सोसाइटी कॉल्ड फ्राइडे स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसका पार्ट था, और अपनी जो ओके। डिपार्टमेंटल, दैट्स इट। ओके। सो सर जितना मेरे को पता है आपने शायद मास्टर्स भी इकोनॉमिक्स से करी है, हाँ, एंड आपने मैंने, ऑप्शनल सब्जेक्ट लॉ लिया था। हाँ, मतलब मेरी मास्टर्स एक्चुअली पूरी नहीं हुई है तो इसलिए मैं रुक गया था। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मैंने एडमिशन लिया था, बट
due to clash of dates between UPSC mains and exams in Delhi School of Economics, I could not Okay. clear. So I am not a master's Okay. in the तो सर strictest sense of the term. But मेरा optional law था. That is true. तो सर सडनली लॉ पे आपने स्विच किया, उसका कोई रीजन? मतलब क्योंकि यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम होती है सब्जेक्ट चूज करने में, बिकॉज कई बच्चे तो साइंस एंड कॉमर्स से बिलोंग करते हैं, तो दे आर लाइक उनको ज्यादा आइडिया नहीं होता है रिलेटेड टू कि मतलब किस तरीके से उनको पढ़ना है, क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है। तो उसमें आप क्या सजेशन देना चाहोगे बच्चों को कि क्या चीज उनको मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट में लेना चाहिए? आप तो पहले सवाल का जवाब, मैंने लॉ क्यों लिया? सो बेसिकली मैं जिस कोचिंग में जाता था, उस कोचिंग में जाने के बाद 90% लोग लॉ लेते थे, इसलिए मैंने भी ले लिया। ओके सो देयर इज नो साइंस बिहाइंड, टू बी ऑनेस्ट, बट द ओके ओनली क्लू हेयर इज कि मुझे लॉ हमेशा से करनी थी, एंड व्हेन आई ओके एक्चुअली स्टार्टेड रीडिंग लॉ एज एन ऑप्शनल, आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट, एंड दैट इज एग्जैक्टली प्रिसाइजली व्हाई आई डिड नॉट ड्रॉप इट। ठीक है, ओके बट फॉर द एस्पिरेंट बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ओके स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि यू शुड, आप प्रिपरेशन तैयार करते हो तो आपको पहले अखबार पढ़ना चाहिए, थोड़े सब्जेक्ट्स की नॉलेज लेनी चाहिए, वेरिड सब्जेक्ट एज इन जीएस के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, और फिर महीने भर बाद यू मेक अ चॉइस ऑन व्हाट सब्जेक्ट यू आर लाइकिंग एंड मे बी व्हाट इज द लिंक बिटवीन योर बैकग्राउंड। So economics, for example, in my case, is a very good subject for UPSC. It's not a bad subject. ओके It's सर scored better than law in general, right? So economics can be a good subject, and I was decent in economics, right? So मैं वो ले सकता था. But तो उस case में you have to see which is a scoring subject and what subject interests you. Both have to be combined to choose an optional subject. सर काफी बच्चे जो हैं हमारे, काफी जो लाइव सेशन को देख रहे हैं स्टूडेंट्स, वो आपकी कोचिंग के बारे में जानना चाहते हैं कि आप कौन सी कोचिंग से थे, तो क्या आप बोलना चाहोगे अबाउट दैट? मैं निर्वाणा IAS अकेडमी से था। ओके हाँ। चलो, तो गाइस आपको पता चल ही गया, अब आपका ये क्वेश्चन तो हो ही गया। सर एक और चीज थी कि आपका मैंने पढ़ा कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्लियर नहीं हुआ था, सेकंड अटेम्प्ट में आपकी 366 रैंक आई थी, देन थर्ड अटेम्प्ट में शायद आप, मेरे को जितना पता है, प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाए थे। तो इस ड्रॉप का बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? दिस इज अ सडन ड्रॉप जो आपको मतलब काफी कुछ चेंज आया होगा आपके इसमें, तो आप उस ड्रॉप के लिए क्या बोलना चाहोगे? या तो जब सेकंड अटेम्प्ट में जब रैंक आई, तो उसके बाद जब प्रीलिम्स का पेपर था उसमें 15 दिन थे। ठीक है, तो आई एम नॉट डिफेंडिंग कि क्यों नहीं हुआ, बट द मेन प्रॉब्लम इज द माइंडसेट हियर। तो जब रैंक आई, उसके बाद विद इन 7 डेज ना ब्रेकअप आ जाता है। तो कि आपके मेंस में कितने, आपके इंटरव्यू में कितने हैं। तो मेरे केस में मेरे इंटरव्यू में सिर्फ 124 मार्क्स थे, एंड मेंस में आई वाज द सेकंड हाईएस्ट इन दैट ईयर्स लिस्ट। सो ओके प्रैक्टिकली नॉट देयर वेयर आई शुड हैव बीन और कुड हैव बीन, राइट? सो उसके बाद क्या हुआ ना कि बिकॉज ऑफ दैट लो इन माई लाइफ, आई कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्टडीज, और रिजल्ट से पहले मैंने कभी पढ़ाई प्रीलिम्स पे फोकस वैसे भी नहीं किया। सो ऑल एंड ऑल इट वाज अ बैड प्लानिंग ऑन माय पार्ट, बिकॉज ऑफ विच आई कुड नॉट क्लियर। बट दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी इन यूपीएससी कि अगर आप रैंक 10 हो एक साल में, इफ यू राइट अगेन यू मे नॉट इवन क्लियर द प्रीलिम्स। सो दैट्स तो, वेरी मच अ पॉसिबिलिटी। तो सर जब मतलब ये थर्ड अटेम्प्ट वाला सीन हुआ था, तो आपके लिए वो काफी मतलब वियर्ड सा मोमेंट होगा, क्योंकि काफी लो हो गया होगा, आपका मोटिवेशन काफी लो हो गया होगा। तो उस कंडीशन में आप बच्चों को क्या सजेशन देना चाहोगे? बिकॉज जितना मैंने सुना है अकॉर्डिंग टू मी कि स्टार्ट हमारे कॉलेज में ईरा सिंगल आई थी, तो उनने ये बताया था कि फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट जो होता है बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, मतलब बाद में भी लोग क्लियर कर लेते हैं, बट उस टाइम कंसिस्टेंसी ज्यादा होती है। तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? तो यार जैसे मेरे केस में सेकंड अटेम्प्ट क्लियर करने के बाद जब थर्ड में प्रीलिम्स में ना हो, तो धक्का तो लगता है, बहुत दुख भी होता है। तो जो मैंने किया था अगेन, सो टेक सम टाइम ऑफ, ओके जैसे मैंने अपने केस में 2 ऑफ लिया। मैं आई एम नॉट गोइंग टू टच द बुक्स नाउ, एंड आफ्टर 2 months फिर देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग माई सेल्फ कि 2 महीने में आप अपने आप को अदर चीजों में इन्वॉल्व करो, आपकी जिंदगी को थोड़ा सा स्टेबलाइज करो। जैसे मेरे केस में फॉर्चुनेटली आई हैड ऑलरेडी अ सर्विस, राइट? तो मैंने सर्विस ज्वाइन किया आराम से, मेरे भाई की शादी थी, शादी की आराम से, उसको एंजॉय किया, एंड देन आई वेंट बैक टू स्टडीज। और फिर व्हेन आई वाज फ्रेशनड अप अ लिटिल बिट, किया मुझे लग रहा है कि चलो नाउ आई एम ओके, आई एम स्टेबल इन लाइफ, देन आई वेंट बैक टू स्टडीइंग इट, एंड दैट्स व्हेन आई थिंक आई वाज इन बेटर फ्रेम ऑफ माइंड। ठीक है, और जो मैम ने कहा, ईरा सिंगल मैम ने जो कहा, वो भी बिल्कुल सच है कि फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में देयर इज अ बेटर प्रोबेबिलिटी। बट अगेन द पॉइंट इज, आप जब एक्चुअली अगर पहले और दूसरे अटेम्प्ट में आपकी ग्रास्पिंग पावर ज्यादा होती है, आप में एंथुसियाज्म थोड़ा ज्यादा होता है, आपकी मोटिवेशन ज्यादा होती है, बट अगर नहीं हुआ तो उसका कोई देयर इज नो वन टू से ना कि थर्ड और फोर्थ में नहीं होगा। आई हैव सीन पीपल हु आर क्लियरिंग इन द 9th अटेम्प्ट आल्सो,
I know them personally, right? So it is a possibility. The point is statistics will not help you clear the exam ना. मैम की Okay. बात बिल्कुल सही है कि सेकंड में पूरा एफर्ट लगाओ, बट लगा लिया एफर्ट, पेपर नहीं हुआ क्लियर तो छोड़ो मत. You can still crack the exam, right? So the idea is to motivate yourself and not look at statistics कि अच्छा मेरा हुआ कि नहीं हुआ. तो सर आप क्या सजेशन देना चाहोगे, मतलब क्योंकि काफी बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं. मैं खुद के कजन की बता रहा हूँ. मेरे खुद के कजन है जिनका मेंस में हो गया था, देन उनका प्रीलिम्स में नहीं हुआ, उसके बाद उनके साथ भी सडन ड्रॉप आया, उन्होंने उसके बाद लीव कर दिया. उन्हें फिर वो आइडिया लीव करके देन उन्हें खुद ने लॉ कर ली एंड देन एडवोकेट बन गए. तो व्हाट यू विल सजेस्ट, उस कंडीशन में इंसान को क्या करना चाहिए? देखो दो चीजें हैं. एक तो मुझे जो लगता है अगेन पर्सनली, यूपीएससी में टैलेंट है, मेहनत है, बट लक का थोड़ा सा परसेंटेज है. यू कैन नॉट डिनाई दैट, है ना. तो उस केस में इट इज ऑल दैट एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई आई एम ऑलवेज फोकसिंग ऑन योर स्पेंडिंग योर कॉलेज ईयर्स इन अ गुड वे. बिकॉज अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो क्या करोगे? So you always need to have a certain aspect in your personality. I'm not saying you pursue a totally different degree या फिर कुछ profession या फिर कुछ, but the point is you should be capable enough to pursue a different thing in life if you are not able to do this. But मेरी personal suggestion ये रहती है, advice ये रहती है कि don't pursue too many competitive exams at the same time. That is not a very good idea. कि ऐसा भी नहीं कि मैं यूपीएससी भी कर रहा हूँ, मेरे केस में आरपीएससी भी कर रहा हूँ, एसएससी भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ. इट इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया, है ना. मतलब पर्सनली मुझे लगता है. बट यू शुड ऑलवेज, जैसे मैंने अपने टाइम पे कॉलेज में कभी, कॉलेज पढ़ाई में कभी ये नहीं हुआ कि मैं आई एम टेकिंग इट लाइटली. I was always focusing, I was always scoring decent marks in college, and then I was working on कि भाई अब now I am focusing on completely on UPSC. बट अगर ये नहीं होगा then I have certain backup, कुछ तो मैं कर ही लूंगा जीवन में. And then I was always working on की सोसाइटी ज्वाइन कर ली, वहां कर लिया, वहां. I was aware, right? So that also helps. Plus again a very very नुआंस सबको पता होता है, सब बताते हैं, बट ये सच है कि अगर यूपीएससी की पढ़ाई ढंग से कर लोगे ना और यूपीएससी क्लियर नहीं होगा तो बेरोजगार तो नहीं रहोगे. Because you have developed a certain frame of mind, you have certain knowledge base, you can always do good with your life. So never be demotivated. But I just want to mention one thing here. It is very 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 important कि you pursue certain hobby in your life. बहुत जरूरी है. प्रिपरेशन का कोई भी स्टेज हो, always pursue something. मेरे केस में I used to play some sport. कॉलेज के बाद, कॉलेज में तो टीयू में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, तो कॉलेज में तो कुछ नहीं कर पाए. बट जब मैं अब थोड़ा बेटर है. जब मैं कॉलेज, जब मैं एकेडमी गया, शिमला में एकेडमी थी, तो आई यूज्ड टू प्ले टेनिस एवरी डे. इवन व्हेन आई हैड ओनली 4-5 hours फॉर प्रिपरेशन इन अ डे, आई स्टिल यूज्ड टू प्ले टेनिस फॉर एटलीस्ट an hour a day. वो बहुत जरूरी है. उससे आपका दिमाग खुलता है, आपकी थोड़ी चीजें ब्रॉडन होती हैं, एंड देन यू आर एबल टू, जो काम आप 6 घंटे में करोगे आप 4 में भी कर लोगे. ओके, नहीं सर, आप कहना चाहते हो कि फिजिकल वर्क भी काफी जरूरी है मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, फिजिकली फिट रहना जरूरी है. You can play music, you can sing, whatever makes you happy, but do something. Don't just keep on studying. That is not a good strategy. ओके सर. सो जैसे मतलब जब इंसान लो होता है, जब आप लो होते हैं, तब आप, मतलब आपने कहा कि आपने एंजॉय किया, बट आप कोई बुक वगैरह सजेस्ट करना चाहोगे उस कंडीशन या उस टाइम पीरियड के लिए, या आप ये सजेस्ट करोगे कि बच्चों को बेसिकली खाली उनकी हॉबीज पे फोकस कर लेना चाहिए? बिकॉज कई लोग कहते हैं कि हॉबीज ऐसी चीजें जो आपका मूड, माइंड फ्रेश कर देते हैं. कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ लेनी चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू यू आपके लिए क्या ज्यादा, मतलब? यार अगेन आई थिंक अगर मुझे, एंड बुक्स हेल्प करती है, मतलब आई ट्राई टू रीड अ लॉट, और मैं जनरली नॉन फिक्शन पढ़ता हूँ. बट इफ यू वांट मी टू नेम 2 books which कैन जनरली हेल्प मी इन लिफ्टिंग माय मूड अप और गेटिंग मी ऑफ दैट फ्रेम ऑफ माइंड जब मुझे लग रहा है सब कुछ खराब हो रहा है मेरी जिंदगी में, तो देयर आर 2 books. वेरी थिन बुक कॉल्ड द अनपोस्टेड लेटर, एंड जो दूसरी बुक है वो सबको पता है, भगवत गीता. ओके, वो तो सर सेकंड बुक ऐसी है जो आपने बोली है, वो हर कोई इंसान यूज करता है. मतलब जब भी लो होता है, मैंने खुद ने भी वो चीज एक्सपीरियंस की है कि जब भी मैं किसी भी रीजन से काफी लो होता हूँ, वो बुक बहुत अच्छी है. और अगेन मतलब ये क्लियर करना लोगों के लिए बहुत जरूरी है. बहुत लोग कहते हैं कि मैं आई एम नॉट रिलीजियस, मैं किसी रिलीजन में नहीं मानता, तो मैं गीता क्यों पढूं? मत मानिए, किसी रिलीजन में मत मानिए, बट जस्ट बिकॉज द सब्सटेंस दैट द बुक कैरीज, यू शुड डेफिनेटली जस्ट ट्राई टू पिक इट अप एंड रीड. सर बेसिकली मैंने चीज नोटिस करी कि भगवत गीता में बेसिकली एक पावर को, वो जो जैसे श्री कृष्ण बोल रहे हैं, अगर कोई दूसरे भी रिलीजन से है, तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि पर्सनली वो जो चीज भगवत गीता में जो लिखा है, वो पावर की तरफ पॉइंट कर रहा है, ना कि एक पर्टिकुलर
इंसान पे, उस करेक्ट। पे एंड जो पॉइंट्स लिखे ना, वो बेसिकली मोटिवेशन इंसान को डिमोटिवेट होने से या नेगेटिव थॉट्स आने से दूर करते हैं, जो मैंने खुद ने एब्सोल्युटली। पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। तो आई मेरे को भी लगता है कि इंसान को मतलब ऐसी बुक है कि हाँ, बाइबल, भगवत गीता, कुरान, ये काफी तक इंटरलिंक भी करती तीनों बुकें। तो बिल्कुल आप इंटरलिंक करती है, एंड वही ना, the advantage of Gita, I think, is it's written in a very conversational manner, and that is why it's a good book. कि you will not feel bored आपको कि दो ये पढ़ो, just read it like a story. हाँ, बेसिकली मोनोलॉग नहीं, एकदम डायलॉग की तरह, डायलॉग के सेंस में काम करती है। तो सर अब प्रिपरेशन साइड पे आ जाते हैं, जो काफी बच्चों को काफी डाउट होता है कि कैसे उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए। आई थिंक कि अभी उस चीज पे भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो काफी बच्चे हैं जो ये पूछना चाहते हैं कि बेसिकली कोई भी बुक होती है, मतलब सॉरी, कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड अगर हम आ जाते हैं, तो उनको बुक्स वगैरह सजेस्ट करनी, मतलब अगर कम टाइम पीरियड में वो अटेम्प्ट देने की सोच रहे हैं, तो उनको बुक्स वगैरह को यूज करनी चाहिए, जैसे मनोरमा एंड ऑल टाइप बुक्स आती हैं, या फिर उन्हें कैरियर 360 भी आती है, तो उनको वो बुक्स यूज करनी चाहिए फॉर दैट, या न्यूज़पेपर ही बेस्ट ऑप्शन है? मतलब न्यूज़पेपर तो है, बट कोई ऐसा शॉर्टकट टाइप यूज करना चाहिए नहीं? Again, so न्यूज़पेपर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब नथिंग, नो अदर सब्स्टिट्यूट। कम टाइम में करना है, ज्यादा में करना है, यू हैव टू स्पेंड योर सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ योर डे रीडिंग द न्यूज़पेपर, वो तो पढ़ना ही है। उसके अलावा आपके पास बहुत समय है, तो आप मनोरमा, करियर 365, पता नहीं क्या और क्या क्या होता है, मुझे पता भी नहीं है, ये सब आप प्रतियोगिता दर्पण आप पढ़ सकते हो। मैंने कभी नहीं पढ़ी, मुझे लगता नहीं है कि इसको पढ़ने या ना पढ़ने से कोई फर्क पड़ता है। ज्यादा फर्क, ओके। बट आजकल करंट अफेयर्स के जो डेली करंट अफेयर्स के जो कंपाइलेशंस मिलते हैं मार्केट में, डिफरेंट कोचिंग्स रिलीज देम फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन गेट इट फ्रॉम अ जेरोक्स शॉप नियर योर प्लेस। दोस कैन बी अ गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स द एंड, जब आपको जस्ट मंथ्स बिफोर यू आर अबाउट टू राइट द एग्जाम। बट अगेन, आपके न्यूज़पेपर पढ़ के उसके नोट्स बनाने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आई कैन बेट यू कि अगर आप सिर्फ जो कंपाइलेशन आते हैं, ईयरली कंपाइलेशन या मंथली कंपाइलेशन, सिर्फ वो पढ़ोगे तो एग्जाम क्लियर करने में बहुत दिक्कत होगी। आपके खुद के उस पर रिसर्च करके नोट्स बनाना बहुत 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 जरूरी है। एंड सर कई लोग दूसरों के नोट्स यूज करने की सोचते हैं, क्या वो ऑप्शन सही में अच्छा है आपके हिसाब से? मतलब दूसरों के बिल्कुल नोट्स कोई बिल्कुल भी कोई हेल्प कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, उसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है, साइंटिफिक मैं बताता हूँ। उसका ये भी नहीं कि उसने कितना अच्छा बनाया है, मैंने कितना अच्छा बनाया है, फॉरगेट अबाउट दैट। द ओनली पॉइंट इज ईदर द नोट शुड बी टाइप्ड, जिसके आप पढ़ रहे हो, अगर आप बहुत हम्म। कॉन्फिडेंस, प्रीटी मच अ कंपाइलेशन व्हिच इज अवेलेबल इन द मार्केट, राइट। और दूसरा, किसी और की हैंडराइटिंग में अगर आप लिखे हुए नोट्स पढ़ोगे ना, कभी याद नहीं रहेगा, बिकॉज ओके। योर ब्रेन यूज्ड टू इट। तो सर आप कोई सजेशन देना चाहोगे करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को लिंक करने का? बिकॉज कई लोग बोलते हैं कि अगर करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को डाटा वाइज लिंक कर लें, तो इट विल मेक इजी कि याद करने में, एंड काफी हेल्प करता है। तो आप उसके बारे में, एंड एक और क्वेश्चन है बच्चों को इसी के साथ कंबाइंडली, कि अगर नोट्स बनाए तो नोट्स को किस मैनर में बनाना चाहिए? क्योंकि कई लोगों को नोट्स बनाने का स्ट्रेटेजी नहीं पता, काफी लोग हैं जिनको नहीं पता कि कैसे नोट्स बनाएं, कैसे उनको आगे बढ़ना चाहिए, तो उनके लिए। ठीक है, सो लिंक कैसे करना है स्टैटिक को और करंट को? सो लिंक करने के लिए बेसिकली द आइडिया इज, पहले आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। जैसे मैं, लेट मी ट्राई टू टॉक अबाउट, बिकॉज जीएस में तो सब कुछ ही आता है, तो उसमें लिंक मतलब इट्स प्रीटी मच करंट अफेयर्स ओनली। इन केस ऑफ लॉ फॉर एग्जांपल, जैसे जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था, तो उसमें फॉर एग्जांपल देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड थेफ्ट, और देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड प्राइवेट डिफेंस फॉर एग्जांपल, राइट। सो हाँ। कोर्ट की बहुत डिफेंस आती हैं, दोज आर कॉल्ड कंटेम्परेरी टॉपिक्स, राइट। सो व्हेन जब भी मुझे एग्जाम में एक आंसर लिखना है ऑन प्राइवेट डिफेंस, इट इज एक्सपेक्टेड एंड इट विल ऑलवेज गेट मी मोर मार्क्स अगर मैं उस जजमेंट को मेंशन करके उसका 2 लाइन में सब्सटेंस लिख दूं कि इस जजमेंट में ये पता हुआ है, इधर द ओल्डर जजमेंट इज रीइंफोर्स्ड या फिर कुछ नया न्यूएंस कोर्ट ने दिया है। सो दैट इज हाउ यू लिंक इन अ करंट अफेयर। द पॉइंट इज व्हाई एम आई एबल टू डू दैट, बिकॉज मेरे को मेरा सिलेबस पता है। If I know the syllabus, I am always able to pick things from the newspaper and know कि अच्छा मुझे यहाँ लिख लो, क्योंकि this I will be able to substantiate from the in the answer when I am supposed to write. That is one thing. दूसरा, आपने बोला कि नोट्स कैसे बनाने हैं। हाँ। नोट्स ऐसे बनाने हैं कि करंट अफेयर्स की मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स में मैं जनरली न्यूज़पेपर को कुछ 8 या 9 हिस्से में डिवाइड कर देता था। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंटरनेशनल रिलेशंस, हुज हु, मिसलेनियस, करंट अफेयर्स, स्कीम्स, current affairs of topic schemes and all, a few other topics। मतलब it's not a scientific method as such, अपने हिसाब से पूरी
sports is one category. Just divide the newspaper into 8-9 parts, and so that जब आप पढ़ने लगते हो ना, तो आपकी category wise थोड़ा सा brush up easily हो जाता है. That is one way. But broadly notes बनाने का तरीका ये होता है कि पूरी लाइनें मत लिखो. Don't write complete statements grammatically. Just if you pick a topic, you should be able to explain that topic in 5 sub points. Okay.